वेलकम बैक टू आवर वेक्टर्स। तो हमने पिछले लेक्चर में सीख लिया था कि कोई भी अगर एक वेक्टर होगा एक प्लेन में, तो उस वेक्टर को हम दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं। तो उन्हीं को अंग्रेजी में हम कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर इन अ प्लेन। तो प्लेन का मतलब कि दो डायरेक्शन एक्स और वाई, बीच में अगर एक वेक्टर है, मान लीजिए जिसको हम कहेंगे वेक्टर ए, विच इज फ्रॉम पॉइंट ओ टिल पॉइंट पी, एंड इट इज एंगल थीटा। ठीक है, थीटा एंगल पर है ये। तो हमने क्या सीखा था कि हमें क्या करना है, हमें इस पॉइंट पी से परपेंडिकुलर ड्रॉप करने हैं एक्स पर, और सिमिलरली उसी लॉजिक से हमें परपेंडिकुलर ड्रॉप करने हैं वाई पर। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लेंथ थी, ये लेंथ कितनी आ गई? सिंपल ट्रिग्नोमेट्री हम लगाएंगे। वी नो कॉस थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो ये जो लेंथ है, इस लेंथ को हम कहेंगे कॉम्पोनेंट ऑफ ए अलॉन्ग एक्स, इसलिए इसको ए सबस्क्रिप्ट एक्स कह रहे हैं। कितना हो गया वो? दैट इज सिंपली ए कॉस थीटा। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में सीख लिया है। सिंपली कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज। बस सेम लॉजिक यहाँ लगाइए तो आपको दिख जाएगा कि ये जो बेस है दैट शुड बी हाइपोटेन्यूज इनटू कॉस थीटा, और हाइपोटेन्यूज क्या हमारा? ये लेंथ ए। ठीक है, उसी तरह से ये जो लेंथ है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, ये लेंथ क्या है? ये लेंथ है ए वाई, विच केम आउट टू बी ए साइन थीटा। तो यही दो कंपोनेंट्स हैं, इन्हीं को हम कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर इन अ प्लेन, कंपोनेंट अलोंग एक्स एंड कंपोनेंट अलोंग वाई। ठीक है, तो ये क्लियर रहेगा। फिर हमने ये भी देख लिया था कि ये भी टेक्निकली क्या है, ये भी टेक्निकली दो वेक्टर ही है ना। एक वेक्टर है एक्स के लॉन्ग, दूसरा वेक्टर है वाई के लॉन्ग। तो इनको जो हम वेक्टरली ऐड कर लेंगे, वेक्टर ऐड करने का मतलब क्या हुआ? वेक्टर एडिशन को फॉलो करते हुए हमको इनको ऐड करना है, यानी कि ये एक्स और ये वाई, जिसमें से कि एक वेक्टर हमारा ऐसा है जो कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और दूसरा वेक्टर जो हमारा है वो वाई एक्सिस के लॉन्ग है। तो ये जो वेक्टर है ये है ए कॉस ऑफ थीटा, दूसरा जो वेक्टर है दैट इज ए साइन ऑफ थीटा। एक का डायरेक्शन एक्स एक्सिस के लॉन्ग, दूसरा का डायरेक्शन वाई एक्सिस के लॉन्ग। इन दोनों के बीच में क्या एंगल है? 90 डिग्री है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा? जो भी रिजल्टेंट है, तो दैट रिजल्टेंट इज व्हाट? सिंपल वेक्टर एडिशन। तो वेक्टर एडिशन के हिसाब से ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, और इन दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री। ये कितना आ गया? ये आ गया अंडर रूट ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। हमें मालूम है कि ए स्क्वायर अगर हम यहाँ पे कॉमन लें तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? वो होता है 1। ठीक है, यानी कि अगर ये 1 होता है तो बचा क्या? सिर्फ अंडर रूट ए स्क्वायर, मतलब कि ए। तो ये ए क्या है? हम स्टार्ट हुए थे ए से ही, तो जो ये कंपोनेंट्स हैं उनका जो वेक्टर एडिशन है वो वापस से क्या आएगा? वो वापस से ए ही आना है। तो ए क्या हुआ? ए सिर्फ मैग्नीट्यूड हुआ ना, यानी कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, जो कि इन दोनों के बीच से जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा ए। अब हमें ये निकालना था कि ये जो वेक्टर रिजल्टेंट हुआ ये किस एंगल पर है। तो मान लीजिए फिलहाल इस एंगल को हम लेते हैं अल्फा। तो ये एंगल हो जाएगी tan ऑफ अल्फा इक्वल्स टू जो इसका y कॉम्पोनेंट है बाई जो x कॉम्पोनेंट है। तो हमने क्या सीखा था वेक्टर एडिशन में कि एक वेक्टर अगर ऐसा हो, दूसरा वेक्टर अगर ऐसा हो, तो रिजल्टेंट ये होता है ना। इसका मतलब ये दूसरा वेक्टर क्या है? ये टेक्निकली जो व्हाइट लाइन है ये इसी ग्रीन लाइन को शिफ्ट कर दिया मैंने। तो tan ऑफ अल्फा विल बी हाउ मच? द लेंथ ऑफ दिस व्हाइट लाइन बाई ग्रीन लाइन, जो ये नीचे वाली ग्रीन लाइन है। तो दिस इज ए साइन थीटा, क्योंकि जस्ट हमने शिफ्ट किया है उसको, ये वाली लाइन को हमने शिफ्ट करके यहाँ पहुँचा दिया। तो दिस इज जस्ट ए साइन थीटा डिवाइड बाई ए कॉस थीटा। वापस से क्या आ गया? ये ए और ए कैंसिल, तो सिर्फ tan थीटा। इसका मतलब अल्फा इज जस्ट थीटा। तो वापस से हमको एंगल भी सेम आ गई, यानी कि यहीं से हम स्टार्ट हुए थे ना। तो मैंने आपको ये चीज़ फिर से बता दी जो कि प्रीवियस लेक्चर में बताई हुई थी, कि जो ये वेक्टर हो एक प्लेन में, जब उनके दो कंपोनेंट्स में उनको हम ब्रेक करेंगे तो वो कंपोनेंट्स अपने आप में भी वेक्टर होते हैं, और उन दोनों कंपोनेंट्स को जब हम वापस से ऐड करेंगे तो वापस से हमको वो वेक्टर मिल जाएगी जहाँ से वो रिजॉल्व किए गए। ठीक है,
तो इन्हीं दोनों वो कंपोनेंट्स को हम कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर इन अ प्लेन। ठीक है, हम कंटिन्यू करते हैं इसी को। तो अब हमें समझना है कि हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से हाउ कैन वी इजिली रिप्रेजेंट दीज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तुम्हें सीखना है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो लेट्स से कि कोई एक वेक्टर है विच इज अलोंग एक्स एक्सिस। मान लीजिए वेक्टर ए है, दिस इज टोटली अलोंग एक्स एक्सिस, इसलिए मैंने एक्स के अलोंग ही ड्रॉ किया ये। ओके, नाउ व्हाट इज जस्ट कि अगर इस वेक्टर को, ये जो वेक्टर ए है, अगर इस वेक्टर को हम ठीक इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें। देखिए जस्ट क्या किया है, ये जो वेक्टर है ए, और हमने सीखा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्या होता है, ऐसा मॉड से दिखाते हैं। तो वेक्टर को जस्ट उसके हम मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर रहे हैं। तो हमने सिंपल सीखा है ना कि मैग्नीट्यूड इज व्हाट, इट इज जस्ट नंबर। तो वेक्टर को अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करो तो क्या होता है, तो उसका डायरेक्शन वही रहता है, बस मैग्नीट्यूड उसका चेंज हो जाता है। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड तो जस्ट ए ही है, इनको हम डिवाइड किए तो ये क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड सिंपली हो जाएगा 1। ठीक है, लेकिन व्हाट अबाउट द डायरेक्शन, यानी कि डायरेक्शन तो होनी चाहिए ना कुछ ना कुछ। ये भी क्या है, ये भी एक तरह का वेक्टर ही है। किसी वेक्टर को हम सिंपली एक नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि वेक्टर ए बाई लेमडा इज एज सिंपल एज दैट। तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है ए बाई लेमडा, इसका मैग्नीट्यूड बन जाएगा। और जो भी वेक्टर ए की डायरेक्शन थी वही वेक्टर ए की डायरेक्शन मेंटेन रही, है ना। तो डायरेक्शन वाइज ये सेम एज वेक्टर ए, एग्जैक्टली वही चीज़ यहाँ पर होनी है। इस बार हमने चूंकि इसके खुद के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया तो क्या हो गया, मैग्नीट्यूड 1 हो गया। लेकिन डायरेक्शन क्या रही, डायरेक्शन तो वही रही ना जो कि ए की डायरेक्शन थी। तो हम अब सोचिए कि इसको हम ऐसे सोच सकते हैं कि दिस इज लाइक अ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर सीखा है हमने, अ वेक्टर विच हैज अ मैग्नीट्यूड 1, इट ओनली हैज डायरेक्शन। तो यही वो यूनिट वेक्टर है ना, कि जो कि हमने उसका मैग्नीट्यूड क्या कर दिया, 1 कर दिया। लेकिन डायरेक्शन को हम कैसे शो करते हैं, डायरेक्शन को हम शो करते हैं जस्ट ए कैप से, यानी कि सिंपली इसको हम कह दे सकते हैं ए कैप। ए कैप अपने आप में क्या है, सिर्फ एक डायरेक्शन शो करने के लिए, क्योंकि ओवरऑल इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, मैग्नीट्यूड तो 1 हो गया। तो यानी कि इस वेक्टर का डायरेक्शन कैसे शो करते हैं, जो भी वो वेक्टर है, जो भी उसका नाम है ए बी सी एक्स वाई जेड जो भी नाम है, उसके ऊपर हम एक कैप लगा देते हैं। सो दिस जस्ट डिपिक्ट्स व्हाट, दिस जस्ट डिपिक्ट्स डायरेक्शन। यानी कि कोई भी वेक्टर है, मान लीजिए कि एक दूसरा वेक्टर है, लेट्स से बी, जो कि कुछ ऐसा है। ठीक है, तो बी वेक्टर किसी न किसी डायरेक्शन पर तो है। तो ये जिस भी डायरेक्शन पर है, अगर हम इसको ऐसे डोनेट करें कैप ऑफ बी, तो कैप ऑफ बी का मतलब होता है सिंपली वेक्टर बी डिवाइड बाई मॉड ऑफ बी। यानी कि मैग्नीट्यूड क्या है इसका, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कैप क्या है, दैट इज सिंपली 1। इसका मैग्नीट्यूड 1 हो गया क्योंकि बी बाई वी। लेकिन डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन ऑफ बी कैप इज सेम एज दैट ऑफ बी। जो भी बी का डायरेक्शन था पहले, इसी डायरेक्शन में आपका बी कैप भी है। यानी किसी भी वेक्टर पे अगर हम एक कैप लगा दें तो वो जस्ट शो क्या करता है, वो उस वेक्टर का सिर्फ डायरेक्शन शो करता है। ठीक है, मतलब आप कैसे भी सोच सकते हैं, लेट्स से कि हम एक, मैं यहीं पर ड्रॉ करता हूँ, एक पोजीशन वेक्टर है आर। ठीक है, मुझे जानने में ये इंटरेस्ट है कि ये जो भी वेक्टर आर है इसका डायरेक्शन क्या है, मुझे सिर्फ इसका डायरेक्शन लिखना है। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा जस्ट आर कैप। तो कोई बंदा जो देखेगा आर कैप वो खुद समझ जाएगा कि आर कैप इज जस्ट अ डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड ऑफ आर कैप क्या होना है, 1 होना है। मैग्नीट्यूड ये शो ही नहीं कर रहा, मैग्नीट्यूड का मतलब जस्ट 1, ये सिर्फ क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन शो कर रहा है। तो हम अगर अब इस चीज़ का ऐसे इस्तेमाल करें कि
लेट्स से आपको कह दिया जाए कि एक कार है जो कि जा रही है 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया है, और कोई एक दूसरा कोई वेक्टर है, मान लीजिए वेक्टर ए, तो एक्स वाई प्लेन में कहीं पर भी वो वेक्टर ए है, आपको ये कहा जा रहा है कि ये जो कार है उसकी स्पीड तो 15 मीटर पर सेकंड है, लेकिन जो उसका डायरेक्शन है दैट इज सेम एज दैट ऑफ वेक्टर ए, द कार्स डायरेक्शन इज सेम एज ऑफ वेक्टर ए। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, कार की स्पीड को अगर मुझे एज ए वेलोसिटी लिखना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मेरे को पता है कि वेक्टर ए है, यानी कि वेक्टर ए की डायरेक्शन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, डायरेक्शन क्या हो जाएगा वेक्टर ए का, वो हो जाएगा जस्ट ए कैप। अगर वो इस डायरेक्शन में कहीं, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कार है वो भी इसी डायरेक्शन, मान लीजिए थीटा एंगल पर है, तो कार जो है वो भी थीटा एंगल पर ही इसी डायरेक्शन में है, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड 15 है, जस्ट उसके मैग्नीट्यूड को मैं क्या करूँगा, उसके कैप से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी कि वेलोसिटी ऑफ कार क्या बन जाएगी, वेलोसिटी ऑफ कार हो जाएगी 15 जस्ट फॉर मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन के लिए क्या करूँगा, जस्ट उसके डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो जब मैं डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक वेक्टर को एक नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो इस नए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, जो नंबर का मैग्नीट्यूड है। क्यों, क्योंकि ए कैप का मैग्नीट्यूड क्या होता है, ए कैप का मैग्नीट्यूड होता है 1। तो यही फ़ायदा है डायरेक्शन यूज़ करने का, कि कैप वेक्टर जो भी यूज़ करेंगे, सीधा कैप वेक्टर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे मैग्नीट्यूड से, तो वो उस ओवरऑल वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, और डायरेक्शन कहाँ से मिल जाएगी, डायरेक्शन को मिल जाएगी जो भी उस कैप वेक्टर का डायरेक्शन है। समझिए बात को आप, दैट दिस यूनिट वेक्टर, कैप वेक्टर जिसमें मैं कह रहा हूँ, दैट इज योर यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर जस्ट गिव्स अस डायरेक्शन एंड इट कम्स विद अ मैग्नीट्यूड 1। तो हम किसी भी स्केलर को, अगर जैसे कि ये कार है, कोई किसी पार्टिकल का पोजीशन है, कोई भी फोर्स है, आपसे मैं कहूँ कि एक बॉक्स है, उस बॉक्स पर एक फोर्स लगाई जा रही है और वो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो 25 न्यूटन है, लेकिन एक वेक्टर है जिसका नाम है मान लीजिए वेक्टर बी, और वो वेक्टर जो है वो कुछ इस डायरेक्शन पे है, और ये फोर्स जो है, इस फोर्स का डायरेक्शन भी सेम है एज ऑफ वेक्टर बी। तो अगर इस फोर्स का डायरेक्शन सेम है एज ऑफ वेक्टर बी, तो हम इस फोर्स को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 25 बी कैप। तो अगर आप किसी को लिख के दोगे कि हाँ भाई इसका फोर्स जो है वो 25 बी कैप है, तो वो समझ जाएगा अच्छा ठीक है ओके 25 तो मैग्नीट्यूड हो गया, और बी कैप है इसका मतलब वो देखेगा कि भाई जो वेक्टर बी है उसका डायरेक्शन क्या है, अच्छा तो इसका ये डायरेक्शन है, इसका मतलब जो फोर्स भी है वो भी इसी डायरेक्शन में है, और उसका मैग्नीट्यूड है 25। ठीक है, सो दिस इज द यूज ऑफ दिस यूनिट वेक्टर। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। तो अब हम इनका इस्तेमाल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में कैसे करते हैं, कि एक्स वाई प्लेन में, या इवन वी कैन गो इन द जेड प्लेन, ना 3 डायमेंशन, वाई ओनली वी शुड रिस्ट्रिक्ट टू ओनली एक्स वाई। हमारा कोई भी सिस्टम है, जो हमारा स्पेस है वो इन तीनों डायरेक्शन में फैला हुआ है, तो ये ओरिजिन है 0,0,0। तो अगर कोई भी वेक्टर होगा जो कि एक्स के अलॉन्ग होगा, तो उसको हमने डायरेक्शन दे दिया है आई कैप, यानी कि बेसिकली क्या हुआ होगा, एक वेक्टर हमने लिया आई, और आई कैप क्या हो गया, वेक्टर आई डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आई। तो आई कैप इज जस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप, क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप हो गया जस्ट 1। और आई कैप खुद में क्या शो कर रहा है, दैट देयर इज एनी वेक्टर विच इज अलोंग एक्स एक्सिस विल बी डिपिक्टेड बाई आई कैप। ठीक है, उसी तरह से कोई भी वेक्टर अगर वाई एक्सिस में, ठीक है वाई एक्सिस में, तो वाई एक्सिस में कोई भी वेक्टर अगर है तो उसको डिपिक्ट कैसे करेंगे, उसको डिपिक्ट करेंगे हम जे कैप। और कोई भी वेक्टर अगर जेड एक्सिस में, इधर परपेंडिकुलर, यानी कि आपकी जो ये लैपटॉप या मोबाइल की स्क्रीन है उसके ठीक बाहर निकलता हुआ, उस स्क्रीन से एक बाहर निकलती हुई लाइन जो है, जो एक ग्रीन लाइन से मैं शो कर रहा हूँ, दिस इज डायरेक्शन फॉर जेड एक्सिस। इसको हम डिपिक्ट कैसे करते हैं, इसको हम डिपिक्ट करते हैं एज के। तो बेसिकली आई जे के ये क्या हो गए, ये 3 डायरेक्शन हो गए, कि अगर कोई भी वेक्टर अलॉन्ग एक्स है तो उसको हम आई से शो करेंगे, कोई भी वेक्टर अलॉन्ग वाई है तो उसको हम जे से शो करेंगे, कोई वेक्टर अलॉन्ग जेड है तो उसको हम के से शो करेंगे। इन तीनों कैप वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, प्रिटी ऑब्वियस, इन तीनों कैप वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी जस्ट 1।
ठीक है। सो दिस इज फॉर डिपेक्टिंग एक्स एक्सिस, दिस इज फॉर डिपेक्टिंग वाई एंड दिस इज फॉर डिपेक्टिंग जेड। फाइन। तो अब मैं आपको इसी चीज़ को इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, जैसे कोई अगर वेक्टर ए है एट एन एंगल थीटा, तो हमें मालूम है कि इसका एक्स के लॉन्ग कॉम्पोनेंट क्या होना है, एक्स के लॉन्ग जिसका कॉम्पोनेंट होना है वो होना है ए कॉस थीटा, ये हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है। अब हम इसको एज ए वेक्टर, चूंकि ये कॉम्पोनेंट भी क्या है, ये कॉम्पोनेंट अपने आप में वेक्टर ही है ना, ये इसका एक्स के लॉन्ग कॉम्पोनेंट, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको ये तो हमारा मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन के लिए हम इसको लिख सकते हैं आई कैप, तो ये हो गया ए कॉस थीटा आई कैप। सिमिलरली वाई के लॉन्ग जो कॉम्पोनेंट है वो कितना है, परपेंडिकुलर ऑफ क्या होगा आएगा वो ए साइन थीटा, उसको हम क्या लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं जे कैप। यानी कि वेक्टर ए इन अ प्लेन कैन बी रिटन एज a cos theta, if it is angle theta, a cos theta I cap plus a sin theta j cap। कूल। आई होप बात समझ में आ गई हो कि ये आई कैप जे कैप के कैप क्या है, ये बस डायरेक्शन शो करने के लिए। तो अब तक हमें नहीं पता था कि हम एक्स वाले वेक्टर के लिए हमारे पास कोई एक स्पेशल नाम है। तो जैसे ही अगर आपको लिखेगा कि आपको कहेगा कि देयर इज़ अ वेक्टर 4i, अगर आपको पहले से कह रहा है कि देयर इज़ अ वेक्टर ए विच इज़ 4i, आपको जस्ट 4i कह रहा है, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि भाई ये जो वेक्टर है दिस इज अलॉन्ग एक्स एक्सिस और इसका मैग्नीट्यूड है 4। आपसे कहेगा कि देयर इज अ वेक्टर ए विच इज 5j, ठीक है, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि देयर इज दिस वेक्टर विच इज अलॉन्ग वाई एक्सिस और इसका मैग्नीट्यूड है 5। ठीक है, बात क्लियर हुई आई होप। ओके, सो अभी जस्ट हमने सीखा उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, कि अब मैं अगर आपसे कहूँगा कि देयर इज अ वेक्टर ए विच इज़ 2i प्लस 4j, क्या मतलब है इसका। इससे थोड़ी देर पहले मैं कैसे लिख रहा था वेक्टर ए को, वेक्टर ए को मैं कुछ ऐसा लिख रहा था, ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा, कह रहा था ना आपसे ये कि ये दो कंपोनेंट्स हैं, तो इसमें से कि अगर एक वेक्टर ए ऐसा है जो कि थीटा एंगल पर है, तो उसका जो कॉस कंपोनेंट हो गया वो फिर अगर थीटा एंगल बना रहा है वो एक्स एक्सिस के साथ, तो उसका कॉस कंपोनेंट हो जाएगा ए कॉस थीटा आई प्लस ए साइन थीटा जे। ठीक है, ये तो मैं बताया ऑलरेडी। तो अगर आपको वेक्टर दिया हुआ है 2i प्लस 4j, तो तुरंत देख के क्या हम समझ जाएंगे, ये जो 2 क्या है, 2 इज योर ए कॉस थीटा, और ये 4 क्या है, 4 इज योर ए साइन थीटा। तो किसी भी वेक्टर को उनके हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के टर्म में हमेशा ले सकते हैं, ये दोनों वेक्टर ही हैं, हमेशा प्लस साइन के बीच में इनको डालेंगे, क्योंकि इन दोनों वेक्टर को ऐड करने के बाद वापस से हमको स्टैंडर्ड वेक्टर ए ही आना है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी प्रूफ कर चुका हूँ। तो यानी कि हम क्या कर सकते हैं, ए कॉस थीटा इज 2, ए साइन थीटा इज 4। अगर मुझे इसको ग्राफिकली लिखना है तो मैं कैसे दिखाऊंगा, कोई भी अगर ये वेक्टर ए है, ये एंगल थीटा है, इसका मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लेंथ क्या हुई, ये हो गई आपकी 2, और फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लेंथ क्या होगी, ये होगी आपकी 4। क्लियर है। 2 जो है वो बेसिकली क्या शो कर रहा है, वो शो कर रहा है इसका कॉम्पोनेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस, और 4 क्या शो कर रहा है, 4 शो कर रहा है इसका कॉम्पोनेंट अलॉन्ग वाई एक्सिस। और इन दोनों वेक्टर को हम वापस से ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलना है, ए मिलना है। तो लेट्स से अगर हम निकालना चाहते हैं कि व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस ए, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, आप वीडियो को थोड़ा पॉज कीजिए और सोचिए कि अगर वेक्टर ए का हमको मैग्नीट्यूड निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं। ये दो वेक्टर हैं 2i प्लस 4j, आई होप आपने खुद सोचा हो। तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम सिंपली मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकाल लें, ये दो वेक्टर्स इंडिविजुअल वेक्टर्स यही है ना 2 एंड 4, इनके बीच में एंगल क्या है, आई और जे, डेफिनेटली तो इनके बीच में एंगल क्या है 90 डिग्री, ये आई वाले इधर जे वाले, तो आई और जे में हमेशा क्या एंगल रहनी है 90 डिग्री रहनी है, एक एक्स वाई एक्सिस है दूसरा वाई एक्सिस है। तो 90 डिग्री वालों को हम कैसे ऐड करते हैं, जस्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, क्या हो गया वो अंडर रूट 4 प्लस 16, यानी कि अंडर रूट आ गया ये 20। ठीक है, ये थीटा अगर हमें निकालना है तो ये टैन थीटा कितना होगा, या जस्ट अगर हमको आप जिस टर्म में निकाल सकते हैं, टैन साइन कॉस आपकी मर्जी है। आप सिंपली देखिए ये ए कॉस थीटा 2 है, ए साइन थीटा 4 है, हम क्या जानते हैं कि टैन थीटा क्या होता है,
दैट इज दिस y बाई दिस x। तो y क्या है हमारी, y इज योर दिस लेंथ 4 एंड व्हाट इज दिस x, x इज योर 2। क्या आ गया यहाँ से, सीधा 2 आ गया। आप जस्ट ऐसे भी देख सकते थे कि आपको जब दिया हुआ था कि a cos थीटा 2 है और a sin थीटा 4 है, डिवाइड करेंगे तो सीधा क्या आएगा यहाँ से, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे अगर हम, a sin थीटा इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाई a cos थीटा इक्वल्स टू 2। तो इन दोनों को जब हम डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, tan थीटा वापस से 2 आ रहा है सीधा, तो ऐसे भी 2 आ रहा है। डायग्राम से भी देखने में हमको क्या दिख रहा है, tan थीटा इज ऑलवेज परपेंडिकुलर बाई बेस, तो यानी कि y बाई x यानी कि 2। इसका मतलब ये जो वेक्टर था, this vector has a magnitude of root 20 and this vector was at an angle of tan theta equal to 2, इसका मतलब theta equals to tan inverse 2। ठीक है, तो ये हम आपको, अब आपको कोई वेक्टर अगर 2i प्लस 4j के फॉर्म में दिया हुआ है तो उससे हम वेक्टर का इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों निकाल सकते हैं। अब जस्ट अगर हम आपको एक बार हम इसका रिवर्स भी चेक कर लेते हैं जस्ट फॉर योर ओन सेटिस्फैक्शन, और उससे आपको बातें आई होप और ज़्यादा एकदम दिखाई देने लगे, कि अगर आपको मान लीजिए ऐसा दिया होता कि वेक्टर ए का एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड रूट 20 है एंड विच इज एट एन एंगल ऑफ थीटा विद एक्स एक्सिस एंड दैट tan थीटा इज 2, आपको ये टर्म दिया होता और आपको इंडिविजुअल कंपोनेंट्स निकालने होते, तो आप क्या करते हैं, आपको निकालना होता पहले एक्स कंपोनेंट यानी कि ए एक्स, तो क्या करते आप करते ए कॉस ऑफ थीटा। तो ए क्या लेते हैं आप, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए मतलब रूट 20 लेते हैं, क्योंकि आपको दिया होता है इस बार किस फॉर्म में, इस बार दिया होता कि एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड रूट 20 है और इट्स मेकिंग एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस जहाँ पर tan थीटा 2 है। तो आप यही करते ए कॉस थीटा इक्वल टू रूट, ए कॉस थीटा लेते ए एक्स निकालने के लिए, तो आप क्या लिखते हैं, आप लिखते रूट 20 इंटू कॉस थीटा। तो अगर tan थीटा 2 है तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लगाओ कि तो कॉस थीटा क्या होगा, tan थीटा अगर 2 है तो tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। आई होप यार ये सब ट्रिग्नोमेट्री आप सबको पता हो, tan थीटा इज परपेंडिकुलर बाई बेस, tan थीटा इज गिवन एज 2, यानी कि रेशियो के टर्म में हम देखें तो परपेंडिकुलर 2 है और बेस 1 है, इसका मतलब इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है, यानी कि सीधा लिखूँ मैं अंडर रूट 4 प्लस 1 यानी कि अंडर रूट 5। तो अगर tan थीटा हमको 2 दिया हुआ है तो cos थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो बेस हमने क्या रेशियो माना है 1 माना है, मानना मतलब वो तो बाई रेशियो वही आ रहा है, बाई हाइपोटेन्यूज यानी कि अंडर रूट 5। तो सीधे देखिए क्या है, अंडर रूट 20 बाई अंडर रूट 5 हो रहा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 20 बाई 5 लिख सकते हैं। अंडर रूट 20 बाई 5 क्या होगा 4, और स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है 2 होता है, आगे वापस आपको 2i, यही आपको ए एक्स दिया हुआ था जिसको मैं लिखूंगा कॉम्पोनेंट एक्स, चूंकि ये एक्स के लॉन्ग है मैं इसको लिखूंगा 2i। बाई सेम लॉजिक हम निकाल सकते हैं ए वाई हम क्या निकालेंगे, ए साइन थीटा, तो फिर हम क्या लिखेंगे अंडर रूट 20, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर का रेशियो वाइज क्या है 2 बाई रूट 5 यानी कि 2 बाई रूट 5, रूट 20 बाई रूट 5 वापस से रूट फोर 2 होता है, 2 इंटू 2 वापस से क्या आएगा 4 आएगा, चूंकि ए वाई है इसको मिला लिखेंगे, हम लिखेंगे 4j। सो जब आपको मैग्नीट्यूड और एंगल दिया हुआ था तो आपने इंडिविजुअल कंपोनेंट्स भी निकाल लिए दैट विच आर सेम एज प्रीवियस 2i और 4j, और अगर आपको इंडिविजुअल कंपोनेंट दिया होता है तो आपने सीख लिया कि उसका हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। सो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि किसी भी वेक्टर को या तो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के फॉर्म में लिखा जाएगा या फिर उनको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के फॉर्म में लिखा जाएगा, ये दोनों एक ही तरह का इन्फॉर्मेशन है, हम इन दोनों को एक दूसरे में कभी भी कन्वर्ट कर सकते हैं जैसा हमको कन्वीनियंस हो, जिस तरह का हमको क्वेश्चन करना हो। ओके, सो आई होप आपको ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इन प्लेन समझ में आ गया हो। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे कि कैसे हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इन 3 डायमेंशन अप्लाई करते हैं। सेम कंसेप्ट है, बस 3 डायमेंशन में एक बार हमको सीख लेना है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन होंगे, अक्सर IIT वगैरह में जो क्वेश्चन होते हैं वो 3 डायमेंशन को कभी कभी इन्वॉल्व करते हैं, तो हमको बस सेम कंसेप्ट होगा, बस एक एक्सिस ऐड अप हो जाएगा, लॉजिक एग्जैक्टली सेम होगी, कोई नया नया फिजिक्स नहीं होगा, बस जस्ट एक एक्सिस ऐड हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।